बाजार के समीकरण बदले हुए हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में ट्रंप की एंट्री से हवा का रुख बदल गया है। पहले महंगाई कंट्रोल की बातें हो रही थी, अब ब्याज दरें घटाने का जिक्र जोर पकड़ रहा है। ग्लोबल फैक्टर से इतर भारतीय बाजारों की जान बजट में अटकी हुई है। सवाल यह है कि पुरानी पॉलिसी की राह पर सरकार चलती रहेगी या फिर लोक लुभावन बजट का रास्ता पकड़ेगी। कैपिटल गेन्स टैक्स को लेकर बाजार की अपनी आशंकाएं हैं, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच यह मत भूलिए कि बाजार लगातार नए शिखर छू रहा है। इस रिकॉर्ड तेजी वाले बाजार में बजट से पहले कहां दाव लगा रहे हैं ब्रोकरेजेस, कहां है उनके या फिर कौन से है उनके बिग बजट बेट्स। आज का शो ऐसा है कि कुछ बताना समझाने की जरूरत है नहीं। बस ये जरूर बता देता हूं कि देश के एक नहीं, दो नहीं, 8 ऐसे जानकार आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे जो जाने जाते हैं शेयर बाजार पे, स्टॉक्स पे अपनी पकड़ के लिए। एक साथ आप सबका जुड़ने के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। स्क्रीन पे मयूरेश जोशी मार्केट स्मिथ इंडिया से, धर्मेश कांत चोला सिक्योरिटीज से, मार्केट एक्सपर्ट हेमंत जानी साहब, मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बालिगा साहब, नीचे आपको जोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग सर नजर आ रहे हैं, गौरांग शाह, मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय, जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के आशीष चतुर्मोता और साथ साथ होम कैपिटल के राजेश अग्रवाल। ये सब है एक साथ एक मंच पे एक समय में जुड़ के जो आज हमारी मदद करने जा रहे हैं। अच्छा, बजट की अहमियत तो आप सब जानते हैं और इस बार की खास है, मोदी 3.0 का पहला बजट पेश होने जा रहा है। निर्मला सीतारमण जी का खुद का 7वां बैक टू बैक ये बजट होगा जो वो डोल आउट प्रेजेंट कर रही होंगी और कहीं ना कहीं वो बार बार विकसित भारत 2047 के टारगेट्स की बात हो रही है। 2047 की अहमियत समझिए, 1947 से 2047 100 साल पूरे हो जाएंगे, अमृतकाल है और हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या ये मोदी 3.0 का पहला बजट नींव रखेगा उस लॉन्ग टर्म टारगेट्स के लिए, उस डेवलप्ड नेशन बनने की तैयारी जो कर रहे हैं? सबसे पहली चीज तो वो इंपॉर्टेंट, पर वो ठीक है, वो जामा होगा, उस पर अपन बातचीत करेंगे। मैं एक्सपर्ट से पिक्स लूं, एक काम करता हूं, डॉक्टर साहब स्क्रीन पे पीछे रखो मेरे, मैं आ रहा हूं। 5 ऐसी चीजें जो मैंने सिंगल आउट करी हैं जो इस बजट में सबसे इंपॉर्टेंट होनी है, हमारी आपकी सबकी नजरें होनी चाहिए। वो सब ठीक है कि ये स्कीम में वहां सेक्टर को ये सब इंपॉर्टेंट नहीं मेरे लिए, वो सब जो होगा तब देखा जाएगा। इस बार शेयर बाजार के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगाया जाता है, उस एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में क्या कोई बदलाव करने की तैयारी की जा रही है या नहीं। भाई रह रह के ये डर रखता है बाजार को। पिछले बजट मुझे याद है पूरे टाइम में सुनता रहा, ये वर्ड का इस्तेमाल ही नहीं हुआ था, पर इस बार फिर से नॉइस आपने सुना ही होगा, सब कंसर्न्ड है। और अगर बदलाव होने, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, अब मैं समझाने जा नहीं रहा हूं, क्विकली विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स अगर मैं अपने शेयर लिस्टेड स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर लेता हूं तो 15% सीधे सीधे टैक्स लगता है। 1 साल से ऊपर का टेन्योर हो जाता है, उसके बाद प्रॉफिट बुक करता हूं और उस असेसमेंट ईयर में 1 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट हो चुका होगा तो लॉन्ग टर्म लग जाएगा अतिरिक्त अमाउंट पे। ये था बदलाव, मतलब या तो इस टेन्योर के साथ, होल्डिंग पीरियड के साथ कुछ छेड़छाड़, या फिर जो रेट ऑफ टैक्स की मैं बात कर रहा हूं 10 और 15%, उसमें कोई चेंजेस आ जाए। दोनों बाजार चाहता नहीं है जो एग्जिस्टिंग है उसमें कुछ बदलाव हो। कुछ भी होगा थोड़ा सा डेट्रीमेंटल होगा, थोड़ा सा नीजक रिएक्शन होगा, और स्लैब्स बदल रहे हैं तो फिर थोड़ा सा इलॉन्गेटेड पेन हो सकता है। पर ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि टैक्सेशन की बात मैंने छेड़ दी है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, एफएनओ में ट्रेडिंग करके जो गेन्स हम कमाते हैं उसके टैक्स ट्रीटमेंट में कोई बदलाव की तैयारी हो रही है क्या? क्योंकि आपने ऑफ लेट, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे रेगुलेटर्स हो, सबसे बहुत सुना होगा एफएनओ में स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी बढ़ रही है, कंसर्न्स जाहिर हुए थे। कंसर्न्स हैं तो उसे एड्रेस करने की जरूरत, और हो सकता है ये बजट उसमें कर रहा हो। अब कर क्या सकते हैं, इसको अब तक ट्रीट करा जाता है जो गेन्स होते हैं नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम के तौर पे।
कहीं इसको बदल के स्पेक्युलेटिव की कैटेगरी में डाल दिया गया तो हायर टैक्स रेट्स लगते हुए नजर आएंगे। नजर रखिए, टैक्सेशन के लिहाज से ये दो इंपॉर्टेंट चीजें जो हम और आपको रडार पे रखनी है। आमतौर पे तीसरा इंपॉर्टेंट, ये इस समय सबसे प्रोमिनेंट मेरे लिए टैक्सेशन के बदलाव है। अदरवाइज इंपॉर्टेंट क्या होता है बजट में, वो आपके लिए फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा। भाई इस बार सबको पता है कुछ पॉपुलिज्म का ओवरडोज हो सकता है, शायद नीड ऑफ द आवर भी हो और शायद किसी तबके की जरूरत भी हो और मजबूरी भी हो, जो भी हो वो पॉपुलिज्म का ओवरडोज हो सकता है। पर लकीली इस बार आरबीआई के तगड़े डिविडेंड डोल आउट से बढ़िया कुशन मिला हुआ है। 5.1% इंटरिम बजट ने रखा था फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा। मैंने कई सारे अर्थशास्त्रियों की रिपोर्ट्स पढ़ ली, कई सारे ब्रोकरेजेस के कॉल्स देख लिए, क्योंकि कंफर्ट है इस समय उस डोल आउट से आरबीआई के। सब मान रहे हैं 5.1% के फिस्कल डेफिसिट आंकड़े पे सरकार बनी रहेगी। ये बजट वही आंकड़ा कह रहा होगा, हो ना हो शायद इससे और कंफर्टिंग आंकड़ा हो। कुछ कह रहे हैं 5%, कुछ कह रहे हैं 4.9, 4.8 तक का। तो 5.1 पकड़ लीजिए, उसमें ज्यादा डिटेरियोरेशन एंटिसिपेटेड नहीं है, कोई नहीं मान के चल रहा, पर इंपॉर्टेंट आंकड़ा है और उसके पीछे का मैथ बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चौथा, पिछले कई सालों से बजट की हाईलाइट हम सब के लिए रही है केपेक्स पर खर्च। वो FY21 ऑनवर्ड्स लगातार केपेक्स पे स्पेंड्स बढ़ते ही चले जा रहे हैं और FY24 का फुल बजट जो था 10 लाख करोड़ पे पहुंच गया था और इंटरिम बजट जो आया 11.11 लाख करोड़ पे पहुंच गया था, 11% का इंक्रीज था। क्या वेलफेयर स्कीम्स पे खर्च केपेक्स के एवज में हो रहा है या केपेक्स का आवंटन जस का तस रहेगा और इनफैक्ट और बढ़ाया जाएगा? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पांचवा, ये जो पैनल बैठा है सबके लिए, मेरे लिए और आपके लिए, यार सबको लग रहा है इस बार बहुत टाइम हो गया है, इन्फ्लेशन भी बहुत है, जेब में पैसा बचता है नहीं, तो इनकम टैक्स के फ्रंट पे कोई रिलीफ और लॉन्ग ड्यू भी है। अब वो कैसे हो सकती है भाई? स्टैंडर्ड डिडक्शन में हाइक, चाहे वो टैक्स रेट्स या स्लैब्स में बदलाव, या फिर 80C एग्जेम्पशंस के थ्रू उसका दायरा बढ़ाने की कोशिश, कुछ भी हो सकता है। वो एनीबॉडीज गेस क्या होगा, पर आई विल कीनली वॉच आउट यहां पे कोई बदलाव, कोई फेरबदल हो। अमरीश, कान नजर आपकी रहने वाली है, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इस यूनियन बजट में क्या? हाईलाइट किया, आई थिंक दे आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल गेन्स फ्रॉम अ मार्केट पर्सपेक्टिव, आई थिंक वी हैव टू सी कि कुछ सिंप्लीफिकेशन आता है कि नहीं आता है। और दूसरा बात है इनकम टैक्स में, क्योंकि क्लियरली इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो क्लियरली वी नीड मोर कैश इन हैंड फॉर द मिडिल क्लास एंड द लोअर मिडिल क्लास, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो इट्स पॉसिबल कि जो स्टैंडर्ड डायरेक्शन है वो शायद बढ़ा सकते हैं और मे बी द टैक्स स्लैब इटसेल्फ कैन बी इंक्रीज्ड। तो ये देखना पड़ेगा कि क्या क्या करते हैं इस बार। कैश इन हैंड कसम से है ही नहीं, ये बहुत जरूरी है हम सब के लिए वो रिलीफ के तौर पे। लेकिन मयूरेश, लग तो रहा है, और इनफैक्ट उस वर्डिक्ट के बाद से मोदी 3.0 के वापस आने से जो कैबिनेट मीट्स हुई, इनकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स ने करा, वो सब दिख रहा है वेलफेयर स्टेट की तरफ ये भी बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पॉपुलिज्म का इस बार ओवरडोज लग रहा है आपको, आपकी ब्रोकरेज को? चलो आशीष जी, नहीं, आई डोंट थिंक पॉपुलिज्म का कोई ओवरडोज होगा। यस, थोड़ी आई थिंक जो इंसेंटिव्स है रूरल इकोनॉमी की तरफ या सब्सिडीज है, ये थोड़ी बढ़ सकती है बिकॉज रूरल इकोनॉमी इज इन जेन्युइन डिस्ट्रेस। और दूसरा जो हम फ्रीबीज की बात कर रहे हैं, आई थिंक मुझे नहीं लगता, आई थिंक बजट इज अ प्रोबेबली प्लेटफॉर्म फॉर डूइंग दिस एंड आई डोंट थिंक द गवर्नमेंट विल अंडरटेक एनी सॉर्ट ऑफ अ मैसिव फ्रीबी प्रोग्राम। दूसरा, आई थिंक जो सैलरीड क्लास की आप बात कर रहे थे, वहां पे थोड़ी राहत आ सकती है, बट सम ऑफ ऑल पार्ट्स मिला के आप अगर ये एलोकेशंस भी देखेंगे, जो आरबीआई का एक एक्सेस बोनस आया 1 लाख करोड़ का, दैट शुड प्रोबब्ली टेक केयर ऑफ ऑल दीस एलिमेंट्स। थोड़ी से क्या होगा, आप बोलने के लिए तो बोल सकते थे ज्यादा रिलीफ मिल जाए, आए जैसी भी कम से कम दिल को तो अच्छा लग जाता, 2 दिन वीकेंड अच्छा चले जाता, लेकिन ठीक है। हेमांग सर, वैसे सबसे बड़ा कंसर्न तो सब अपनी जगह, अगर फिर से कैपिटल गेन्स को छुआ नहीं तो आधा काम तो, आधा क्या मुझे लगता है पूरा काम हो जाएगा। पर आप लोग क्या पेंसिल इन कर रहे हो कोई बदलाव, कोई छेड़छाड़ करने की वाकई जरूरत है? हर बार ये पिछले 3-4 साल से मार्केट में ये बात आती है कि गवर्नमेंट कुछ बदलाव कर सकती है कैपिटल गेन्स में, बट एटलीस्ट ये मुझे उसका चांसेस बहुत ही कम लगता है, बिकॉज आप देखिए सेंटिमेंट काफी अच्छा है मार्केट का, और पीएसयू स्टॉक्स में जिस तरह की री रेटिंग हुई है, जिस तरह का सेंटिमेंट है, उसमें शायद गवर्नमेंट अभी ये मौके पर उसमें कोई बदलाव करना जरूरी ना समझे।
और जो F&O की बात है जो आपने जिक्र किया था वो बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि एक तो एसटीटी की कलेक्शन जबरदस्त आ रही है और दूसरी तरफ जो रिटेल का ऑप्शन में जो पार्टिसिपेशन है उसको कम करने के लिए कुछ सुझाव एक्सपर्ट पैनल ने दिया है। तो ये बजट में कोई टैक्सेशन रिलेटेड टिंकरिंग होती है कि नहीं वो देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। चांसेस कम है बट अगर अगर ऐसा उनको लगा कि भाई F&O में टैक्सेशन में थोड़ा बदलाव कर देना चाहिए, उसको स्पेकुलेटिव कैटेगरी में डाल देना चाहिए, तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव उसका प्रभाव पड़ सकता है, पर मुझे उसके चांसेस काफी कम लगते हैं। वैसे धर्मेश, बढ़िया सी ब्रोकरेज को आप रिप्रेजेंट करते हो। मैं चाहता था सेक्टर स्टॉक्स पे उतर आऊं, लेकिन वो बाद में। केपेक्स पे खर्च, ये अच्छा इंटरिम आया तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ था मुझे, क्योंकि हम लोग 20-30% की केपेक्स पे स्पेंड बढ़ते हुए देख रहे थे। FY24 से इंटरिम के बीच में केवल 11%। आप लोग क्या पेंसिलिंग कर रहे हो इस बार केपेक्स पे स्पेंड्स को लेकर चोला सिक्योरिटीज पे? आशीष जी, एक्सटेंशन ऑफ इंटरिम बजट का हम लोग पेंसिलिंग कर रहे हैं, अराउंड 12% के आसपास होना चाहिए। आपने जैसा बोला ना कि छेड़छाड़ करने की जरूरत है क्या, मुझे नहीं लगता सरकार इस बजट में कोई छेड़छाड़ करेगी। अगर करना ही है तो फिर FY26 के लिए जब जनवरी में बजट पेश करेंगे वो लोग, तो वहां पर करेंगे। अभी ये स्टेटस क्यों रहेगा आशीष जी, कुछ भी चेंज नहीं आना चाहिए। एंड दैट वुड बी थम्स अप। वो भी बेटर थम्स अप है, अगर कुछ बदलाव ना हो। और मयूरेश सही कह रहे हैं, मुझे भी नहीं लगता। हाँ, ये जरूर है किसान और महिलाएं ये की थीम हो सकता है इस बजट का, ऐसा लगता है अब तक सुन के पढ़ के और जो करा है सरकार ने उसको देखते हुए। पर बहुत ज्यादा पॉपुलिज्म का ओवरडोज अनलाइकली है। थोड़ा सा कुशन है, वो कुशन के थ्रू स्कीम्स में डोल आउट हो जाएगा, शायद ये सब हो सकता है। खैर, मैं तो चाहता था कि ये अमृतकाल का ब्लूप्रिंट, ये लोग क्या देखना क्या सुनना चाहते हैं वो इस बार बजट में, पर उसके लिए अब समय है नहीं मेरे पास। ये बातचीत होती रहेगी एक्सपर्ट से, अभी तो अपने पास एक दिन और बचा है। अब अपन की थीम पे चला जाए, बिग बजट बेट्स। इन एक्सपर्ट से जान लिया जाए एक एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर। अब ये किसी को नहीं पता बजट में क्या अनाउंस होगा, तो फंडामेंटली इतना स्ट्रॉन्ग जिसमें शायद अतिरिक्त बजट टूल भी दे दे, और एनी विच वेज वो स्टॉक अपने आप में इतना साउंड है कि बढ़िया कमाई करके देगा। और कोशिश करूंगा एक बार बजट प्रेजेंट हो जाए, उस डस्ट सेटल हो जाए, इसी पैनल के साथ पोस्ट बजट भी, बजट के बाद भी एक ऐसी पिक्स का शो कर लूंगा। खैर, शुरुआत करते हैं। एक काम करें, हिमांग सर आप शुरू करो, सबसे प्रिफर्ड बेट। जी, वैसे तो मैंने PSU से ही स्टॉक को चुना है और स्टॉक का नाम है ONGC और इसमें हमारा जो टारगेट प्राइस है वो 380 का रहेगा। तो आई थिंक एक बहुत बड़ा री रेटिंग देखा है पर्टिकुलरली ऑयल PSUs में, और जिस तरह की प्रोडक्शन ग्रोथ गैस के अंदर हम लोग देख रहे हैं, जिस तरह के टारगेट्स ONGC के हैं, तो काफी बड़ा रैंप अप होगा टिल FY26। और जो ऑयल का प्रोडक्शन कम हो गया था वहां पे भी एक थोड़ा सा रिवाइवल देख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो बाकी के इन्वेस्टमेंट है ONGC के ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में, उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा री रेटिंग हमने देखा है। तो काफी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो बढ़ चुका है। डिविडेंड यील्ड है 4-4.5% का। तो हालांकि PSUs में थोड़ा सा हम लोग सेल ऑफ देख रहे हैं, पर अगर आप देखें तो ONGC काफी रेजिलिएंट है और 7 to 8 इयर्स के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक बाहर निकला है और वैल्यूएशन का कंफर्ट है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक में करंट भाव में भी कंफर्ट है और अच्छा एक अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। और दिख भी रहा है, क्या मोमेंटम पकड़ा है। मैं ऐसे ही आज एक्सपेक्टेशंस माउंट हो रही थी कि 25,000 की तरफ बाजार बढ़ रहा है, तो 24,000 से 25,000 की जर्नी में किस निफ्टी के स्टॉक ने सबसे बढ़िया आउट परफॉर्मेंस दिखाया है? सबसे पहले पायदान पे इस तरह के मूव शुरू हो गए हैं और हिमांग सर कह रहे हैं 380 तक के लिए खरीदारी करने के मौके। बेहतरीन पिक आपकी स्क्रीन पर। धर्मेश, आपकी टीम की सबसे प्रिफर्ड बिग बजट बेट। बिल्कुल आशीष जी, देखिए एक थीम तो रोल आउट हो चुका, काफी अच्छा प्राइस एक्शन भी था, बट मुझे लगता है डिफेंस अभी भी काफी अट्रैक्टिव है। पिछले 3-4 दिनों में काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस करेक्शन और हेल्दी प्राइस करेक्शन हुआ स्टॉक्स में, तो वहां पे मुझे लगता है DCX सिस्टम, ये एक मिड कैप डिफेंस कंपनी है, काफी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। सिस्टम इंटीग्रेशन, केबल एंड वायर हार्नेस में काम करती है। हाल फिलहाल इनको काफी अच्छा ऑर्डर भी मिला है राशन से, 1250 करोड़ का टोटल ऑर्डर बुक 2000 से ऊपर का है, 2000 करोड़ से ऊपर का। हमें लगता है कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी 2 साल में डबल हो जाएगी। 68-78 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि 130 करोड़ के आसपास FY26 तक आने चाहिए।
प्राइस करेक्शन के बाद अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। 460 का इमीडिएट टारगेट 1 साल के लिए से है, और 2 साल के लिए होल्डिंग करना चाहें तो 560 का टारगेट नजर आता है इसमें। 460 इवेंचुअली 560, ये लक्ष्य हैं डीसीएक्स सिस्टम्स के, और ये हट के हो गया। डिफेंस में अपन लोग आमतौर पे वो सरकारी कंपनी रह के रेटोरिक के तौर पे सुनने को मिलती हैं। ये बढ़िया सा नया डिफेंस आइडिया आपकी स्क्रीन पे, डीसी नया मतलब धर्मेश पहले भी मेंशन कर चुके हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग, ये सबसे बेहतरीन डिफेंस बेट आपकी स्क्रीन पे। मयूरेश, आप लोग के पास सबसे बेहतरीन आइडिया बजट रिलेटेड है? तो मार्केट्स पर इंडिया में हम वेल्सपन कॉर्प को वॉच लिस्ट पे रख रहे हैं। 2-3 चीजें, एक जैसे हेमांग ने भी कहा, जो ऑयल एंड गैस पे स्पेंडिंग होगी वो इंक्रीमेंटली बहुत ज्यादा होने वाली अगले कुछ वर्षों में, और इसलिए जो पाइपलाइन नेटवर्क लगेगा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का 16,000 किलोमीटर का अभी है, दैट विल बी एक्सटेंडेड टू ऑलमोस्ट 27-28,000 किलोमीटर अगले 2 या 3 वर्षों में। तो आई थिंक 12,000 किलोमीटर का जो आउटले करना है, वेल्सपन कॉर्प जैसे कंपनीज बेनिफिट करेंगी। दूसरा, आई थिंक इन्होंने जो फोरे किया है, यूपीवीसी पाइप, जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है, काफी कुछ इनोवेशन इज गोइंग टू हेल्प देम बिकॉज ऑफ द रियल एस्टेट सेक्टर, एग्रीकल्चर में जो पाइप्स लगते हैं प्लास्टिक के, ये सारी चीजें इनको हेल्प करेंगी। तीसरा, इनका जो इंटरनेशनल ऑर्डर बुक है, स्पेसिफिकली सऊदी अरामको को देख के और पर्मियन बेसिन इन द यूएस, वहां पे आई थिंक जो पाइपलाइंस जुड़ रही है वो काफी सिग्निफिकेंट है। इनफैक्ट वेस्ट और वेस्ट वाटर अलॉन्ग विद डिसैलिनेशन, यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इनको आ सकती है। ऑलरेडी सीइंग दैट इन सऊदी अरेबिया एज वेल एज इंडियन मार्केट्स एज वेल। यहाँ पे मुझे लगता है बजट में एक बहुत अच्छा खासा एलोकेशन हो भी सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रॉम अ बैलेंस शीट पर्सपेक्टिव, इनके जो डेट इक्विटी लेवल्स है काफी नीचे आ चुके हैं। मैनेजमेंट प्रॉब्ली फील्स दैट जो 0.1 0.2 का डेट इक्विटी है, द मैक्सिमम दैट कैन हैपन इवन विद द कैपेसिटी एक्सपेंशंस विल नॉट एक्सीड 0.4 गोइंग फॉरवर्ड। तो हमें लगता है, आई थिंक बजट को नजर रखते हुए और अर्निंग्स को नजर रखते हुए वेल कॉर्प एक अच्छा विकल्प हो सकता है। क्या मूव आ रहे, कंसोलिडेशन के बाद ठंडा पड़ा था, उसके बाद अचानक बहुत सी तेजी वेल्सपन कॉर्प में देखना शुरू हो चुकी है। मरेश का प्रेफर्ड पिक, ऑयल एंड गैस स्पेस की बात हो रही है। अभी अभी कुछ देर पहले ऑयल मिनिस्टर साहब का एक ट्वीट भी आया है, एक नई गैस डिस्कवरी असम में। तो ये स्पेस को रखिए रडार पे भाई, हरकत पे। अमरीश, आपका सबसे प्रेफर्ड बजट बेट? आशीष, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि फार्म और रूरल फोकस रहेगा बजट में। तो मेरा पिक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये एस्टेब्लिश किया था 1935 में, पीएसयू बैंक है, करीब 2500 ब्रांचेस है, और इसमें 50% ब्रांचेस रूरल सेमी अर्बन एरियाज में है। लास्ट 3-4 साल में काफी कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट रहा है इनके परफॉर्मेंस में। Q1 के जो अर्निंग्स आए थे, लाइक इट वाज द हाईएस्ट नेट प्रॉफिट डिक्लेयर्ड टिल डेट, 24% वाई ऑन वाई ग्रोथ था, और ओवरऑल डिपॉजिट बुक में भी ग्रोथ दिखा है 10% वाई ऑन वाई। एसेट क्वालिटी भी काफी इंप्रूव हुआ है। ग्रॉस एनपीए इज अबाउट 1.88, नेट एनपीए 0.2%, और अभी एक स्पेशल एनपीए रिडक्शन प्लान भी इन लोगों ने शुरू किया है, वन टाइम सेटलमेंट का। तो बाय एक्सपेक्टेड कि बाय सितंबर अबाउट 500 प्रॉपर्टीज इन लोग ऑक्शन करेंगे। तो इससे इनके जो एसेट क्वालिटी है ये काफी इंप्रूव होगा यहाँ से भी। तो एक्सपेक्टेड ईपीएस फॉर FY26 करीब 8.5 का है, और यहाँ मेरा टारगेट प्राइस बनता है 85 का, विच इज अबाउट 1.75x एडजस्टेड बुक वैल्यू। बहुत सही, क्या मूव। सरकारियों में हम सब बाकी बैंक से चर्चा करते हैं, सबसे ब्यूटीफुल टर्न अराउंड जिसका हुआ वो आपकी स्क्रीन पर है। रीरेट हुआ, रीरेट के बाद बढ़िया कंसोलिडेट हो रहा है, और अब अमरीश कह रहे हैं फिर तूल पकड़ेगा 85 के लक्ष्य के लिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र रडा पे रखिए। एक काम कर रहा हूं, अभी तो आपने जो 8 गेस्ट देखे हैं, मैंने ऊपर के 4 से डिस्कशन शुरू करा है, अभी नीचे के 4 इंतजार कर रहे हैं। ब्रेक के उस पार नीचे के 4 जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बातचीत की शुरुआत और उनके बेहतरीन पिक्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी इस खास बजट से पहले वाली पेशकश, बिग बजट बेट्स में। 4 पिक्स हो गई हैं, इधर उधर की बातचीत रोक रहा हूं मैं, सीधे पिक्स जो मूल मकसद है उस पर जाऊंगा। डॉक्टर साहब कह रहे हैं समय कम है, गौरांग सर सॉरी, लेकिन सीधे आपका सबसे प्रेफर्ड पिक आइडिया आज के लिए मतलब बजट रिलेटेड सबसे बेहतरीन फंडामेंटल पिक। नाम है कंपनी का इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। हाल ही में इस कंपनी ने अपना एक नया सर्वोच्च स्तर बनाया था। अब इस कंपनी का चयन करने का तर्क हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण रहा क्योंकि ये कंपनी इंजीनियर्स इंडिया पहले तो एक बहुत ही लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी के रूप में उभर करके हमारे सामने आई। हेल्दी ऑर्डर बुक है, ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है। जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन है इनके पास वो भी काफी मजबूत है। तीसरी बात,
इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छी तरीके से किया है, डिकार्बनाइजेशन कारोबार में गई, उसके साथ साथ बायोफ्यूल्स और ग्रीन हाइड्रोजन में, जो कि सरकार के तरफ से एक बहुत बड़ी मुहिम और बहुत बड़ा काम करने की Yes. नीतियां सामने रखी हैं। बैलेंस शीट बहुत ही अच्छी है इनकी, और जिस प्रकार से इनका अनुभव है, जिस क्षेत्र से ये कंपनी जुड़ी है और Okay. जो सालों से इनका अनुभव रहा है, वो भी काफी सक्षम और मजबूत। तो पेट्रोलियम रिफाइनरिंग में कामकाज करती है, ऑनशोर ऑफशोर ऑयल और गैस क्षेत्र के लिए अपनी सेवाएं उपलब्ध कराती है, पाइपलाइंस लगाने में मदद करती है, स्ट्रैटेजिक स्टोरेज के लिए सेवाएं उपलब्ध करती है, पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स बनाने में सहायता करती है, फर्टिलाइजर, माइनिंग, Okay. इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, बायोफ्यूल्स और ग्रीन ये हाइड्रोजन। बेसिकली ऑयल एंड गैस स्पेस का ये एक्सटेंशन कह लीजिए आप। ये ओएमसीज वगैरह जो खर्चे करती है ना केपेक्स पे, उसका भी भरपूर फायदा इंजीनियर्स इंडिया को मिलता है। ये है गौरांग सर की प्रेफर्ड पिक। सुदीप सर, आपके रडार पे आज सबसे बेहतरीन बिग बजट बेट कौन सी? जिस शेयर का मैं जिक्र करना चाहूंगा बजट के लिए, वो है अपने क्षेत्र का दिग्गज कंपनी लार्सन टुब्रो। कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड सेक्टर में इंडिया में जबरदस्त कामकाज कर रहे हैं। और इसके यहाँ पे भी ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि सरकार की तरफ से ये कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स पे बहुत ज्यादा ध्यान है, तो बहुत अच्छा टेलविंड के साथ ऑर्डर बुक तगड़ा हो रहा है। और लार्सन टुब्रो का एग्जीक्यूशन हमेशा से बेहतरीन रहा है, और वो बेहतरीन एग्जीक्यूशन के जरिए अपना परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर रहे हैं। हम लोगों को लगता है कि आने वाले दिनों में पोस्ट बजट और भी सरकार का फोकस आएगा इस सेक्टर्स में, और लार्सन का कामकाज बेहतर होगा। ओके। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन, जहां पे वेस्ट एशिया में जबरदस्त कैपिटल एक्सपेंडिचर चल रहा है, वहां पे भी लार्सन टुब्रो को जम के ऑर्डर्स मिल रहे हैं, और ये ओवरऑल मार्जिन प्रोफाइल इंप्रूव करने में सहायता कर रहा है। ओके। आज के दिन में करीब 1/3 लार्सन के जो ऑर्डर्स हैं वो इंटरनेशनल ऑर्डर है, पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया, जहां पे कंस्ट्रक्शन बूम चल रहा है, वहां पे लार्सन टुब्रो एक बहुत ही उम्दा प्लेयर के रूप में उभर के आए हैं। हाँ। और जबरदस्त ऑर्डर्स मिल रहे हैं, और ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि ये सारे ऑर्डर्स इनको मार्जिन प्रोफाइल इंप्रूव करने में सहायता कर रहा है, तो आने वाले दिनों में लार्सन का मार्जिन प्रोफाइल इंप्रूव करेगा। लार्सन एंड टुब्रो, सुदीप सर का सबसे प्रेफर्ड आइडिया। राजेश सर, दिखाइए भी राजेश जी को। राजेश जी, आपका सबसे प्रेफर्ड पिक? देखिए, ऐसा है कि हम इस वक्त जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के साथ जाना चाहेंगे, जो कि अगर आप देखो तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर है। बैलेंस शीट में इस वक्त लगभग उनके पास 1000 करोड़ रुपया है, जो कि आगे आने वाले दिनों में एसेट एक्वायर करने में और गवर्नमेंट टर्मिनल्स की बिडिंग करने में काम में आएंगे। आगे आने वाले 2 वर्ष में हमें लगता है कि अर्निंग्स ग्रोथ बहुत शानदार होगी, क्योंकि कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। जो पोर्ट्स है इनके बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशंस में है, जो कि उनके कस्टमर्स के जो लोकेशन है उसके बहुत नजदीक पड़ते हैं, इसलिए उन्हें वहां बेनिफिट मिलता है। ठीक। तीसरे, थर्ड पार्टी बिजनेस को ग्रो करने की बातें कर रहे हैं। कुछ जेएनपीटी से इन्हें एलओआई मिले हैं, और अभी पिछले दिनों इन्होंने 70% स्टेक नौकार में लिया है। हाँ। तो इस तरीके से ये ग्रोथ की बातें कर रहे हैं, और जो भारत में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्ट डेवलपमेंट की इनऑर्गेनिक बातें कर इनिशिएटिव रही बहुत है। ले रहे हैं, पर हाल के नंबर्स थोड़े डिसअपॉइंटिंग थे, लेकिन फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं। खरीदारी करने का मन इस स्टॉक में जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में बनाया जा सकता है। चतुर्मोता साहब के पास चले। आशीष जी, आप लोग का जेएम में सबसे प्रेफर्ड फंडामेंटल बेट कौन सा? नमस्कार आशीष। तो देखिए, हमें पावर सेक्टर पे हम काफ़ी बुलिश रहे हैं, और हमारा ये मानना है कि गवर्नमेंट ने जो एक एम बनाई है कि करंट जो कैपेसिटी है 278 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, इसको 500 गीगावाट तक 2030 तक पहुंचाना है। और इसमें हमें लगता है टाटा पावर एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी होगी। एज अ डिस्क्लोजर, ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज में एपेक्स पीएमएस स्ट्रेटेजीज के पोर्टफोलियोज में इन्वेस्टेड है, और हम इस स्टॉक के अंदर में मीडियम टू लॉन्ग टर्म में काफी पॉजिटिव व्यू रखते हैं। सबसे पहले तो इस कंपनी की जो करंट कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 14 गीगावाट की है, और उसमें करीब 5 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी या क्लीन एनर्जी के तौर पे है। और हमें लगता है कि ये कंपनी ने जिस तरह से इनके कॉन कॉल्स में या एस्टिमेट्स में कंपनी ने कहा है कि 2027 तक ये 15 गीगावाट तक के क्लीन एनर्जी की कैपेसिटी क्रिएट करेंगे। टाटा पावर, वो है चतुर्मोता साहब का प्रेफर्ड पिक। 8 आ गए मेरे पास। प्लीज स्क्रीन पे दिखाइए सीएनबीसी आवाज के वो बिग बजट बेट्स।
बाजार के 8 जाने माने फंडामेंटल एक्सपर्ट्स की बढ़िया पिक्स, कोई ओएनजीसी, कोई वेल्सपन कॉर्प, कोई डीसीएक्स सिस्टम, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लार्सन एंड टूब्रो, इंजीनियर्स इंडिया, टाटा पावर और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा रखिएगा अपने रडार पे। समय कम है, नहीं तो गौरांग सर से जानना चाहता उनकी शरीके हयात के लिए क्या करें निर्मला सीतारमण जी, लेकिन वो किसी और दिन के लिए। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।